सन 1971 में पाकिस्तान ने सिर्फ जंग नहीं हारी थी, उसने अपने अस्तित्व का एक हिस्सा भी खो दिया। जब भारत की मदद से बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान का मनोबल, उसकी राष्ट्रीय एकता और उसकी सत्ता की संरचना एक झटके में ढह गई। इस हार के कुछ ही हफ्तों बाद जनवरी 1972 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने देश के टॉप साइंटिस्टों को बुलाकर एक ऐतिहासिक और खौफनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बम जरूर बनाएंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट 706 की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था पाकिस्तान को जल्द से जल्द परमाणु शक्ति बनाना। इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुना गया मुनीर अहमद खान को, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से जुड़े रह चुके और परमाणु तकनीक की दुनिया में एक जाना माना नाम था। लेकिन इस प्रोजेक्ट का रास्ता आसान नहीं था। पाकिस्तान के पास ना रिसोर्सेज थे, ना टेक्नोलॉजी थी और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट। और सवाल रिसोर्सेज का नहीं, सवाल ये था कि क्या एक टूटा हुआ देश जो अभी तक अपने जख्म भर भी नहीं पाया था, क्या वह इतने बड़े और खतरनाक मिशन को अंजाम तक पहुंचा सकता था? और अगर पहुंचा सकता था तो किस रास्ते से जाएगा? 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण की घोषणा की, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इस टेस्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन जिस देश को सबसे गहरा झटका लगा वह पाकिस्तान था। इस एक धमाके ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी और उसके भीतर के हर संदेह को अब यकीन में बदल दिया। भारत अब सिर्फ एक ट्रेडिशनल सैन्य ताकत नहीं, बल्कि एक न्यूक्लियर पावर भी। भुट्टो ने अपनी टीम को साफ कर दिया, अब वक्त नहीं है रिसर्च का, अब वक्त है बम को तैयार करने का। उन्होंने एक डेडलाइन तय की, 1976 तक फंक्शनल न्यूक्लियर वेपन तैयार हो जाना चाहिए। और इस आदेश के बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एक खतरनाक मोड़ ले। मुनीर अहमद खान की टीम ने थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस को वेपन्स में बदलना शुरू किया। अब्दुल सालेम जैसे वैज्ञानिकों ने थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप का गठन किया, जिसमें पाकिस्तान के बेहतरीन फिजिक्स साइंटिस्ट शामिल थे। उनका काम था एक ऐसा इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर डिवाइस तैयार करना जो न केवल प्रभावी हो, बल्कि विश्व की निगाहों से बचकर टेस्ट भी किया जा सके। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने यूरेनियम की माइनिंग को तेज किया, सेंट्रीफ्यूज इन्वेस्टमेंट में तेजी लाई गई और अंडरग्राउंड टेस्टिंग साइट की खोज शुरू। ऐसी जगह जो सैटेलाइट से न दिखे, न रडार से डिटेक्ट हो और न ही दुनिया को पता भी चले कि यहाँ कोई बम रिहर्सल होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान खुला धमाका नहीं कर सकता। अमेरिका, फ्रांस और बाकी दुनिया उस पर पहले से निगाहें रखी हुई। ऐसे में पाकिस्तान ने शुरू किया कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्ट वह प्रक्रिया होती है जिसमें बम के पूरे स्ट्रक्चर, उसकी ट्रिगर्स और डिजाइन को लाइव फिजाइल मटेरियल के बिना टेस्ट किया जाता, ताकि यह देखा जा सके कि वह ब्लास्ट करेगा या नहीं। 1983 में पाकिस्तान ने अपना पहला सक्सेसफुल कोल्ड टेस्ट किया, एक चुपचाप सफलता जो दुनिया को कभी ऑफिशियली बताई ही नहीं गई। भारत की मिशन स्माइलिंग बुद्धा की मुस्कान में पाकिस्तान ने अपना डर देख लिया और उस डर ने उसे चुपचाप बम के सबसे नजदीक पहुंचा दिया। 1980 के दशक में पाकिस्तान के पास हथियार बनाने लायक इंडस्ट्रियल यूरेनियम था। उसकी कोल्ड टेस्ट सफल हो चुकी थी, थ्योरेटिकल डिजाइन्स को बार बार रिफाइन किया जा चुका, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी था, खुला परमाणु धमाका। लेकिन यह आखिरी कदम उठाना इतना आसान नहीं था। इस दौरान अमेरिका ने बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दी, यदि आप न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो हम न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल एड रोक देंगे, बल्कि आपको इंटरनेशनली आइसोलेट भी कर देंगे। यह डर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, पूरी दुनिया जानती थी कि अगर एक बार यह बॉक्स खुल गए तो फिर इसे बंद करना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान ने इस दबाव के बावजूद अपना काम बंद नहीं किया, बल्कि उसे और गुप्त बना दिया। उन्होंने अंडरग्राउंड टेस्ट साइट्स तैयार की, लॉजिस्टिक्स मेंटेन की और पूरी तरह रेडी टू टेस्ट कंडीशन में हथियार रखे। लेकिन टेस्टिंग लास्ट मिनट में ही रोक दी गई। इस पूरे समय पाकिस्तान ने एक खतरनाक रणनीति अपनाई थी, डेलिबरेट एम्बिग्यूटी, यानी जानबूझकर एक ऐसी स्थिति बनाए रखना जिसमें दुनिया को ये पता ना चल पाए कि पाकिस्तान के पास बम है भी या नहीं, बस एक शक बनाए रखना कि शायद है या शायद नहीं। और इसे डेटरेंस कहा गया। एक कंफ्यूजन इतना परफेक्ट तरीके से फैला गया कि CIA, MI6 और IAEA जैसी संगठनों को भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी। सैटेलाइट इमेजेस मिसलीडिंग, लैब रिपोर्ट्स इनकंक्लूसिव और हर ऑफिशियल बयान एम्बिग्यूस। इस एम्बिग्यूटी का असर यह हुआ कि भारत समेत बाकी देश पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे ओपनली अक्यूज भी नहीं कर सकते थे। इसी स्ट्रेटजी ने पाकिस्तान को टेस्टिंग के बिना ही एक अनकास्ट स्टेटस दे दिया कि यह देश अब कन्वेंशनल आर्मी से आगे बढ़ चुका है। 11 मई 1998 भारत ने पोखरण में दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस बार यह कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, ये एक साफ साफ संदेश था कि भारत अब केवल विचार नहीं रखता, बल्कि हथियार भी रखता है। पाकिस्तान की सरकार, आर्मी और वैज्ञानिक संस्थाएं पहले से तैयार थी। भारत की टेस्ट के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने फैसला ले लिया। 28 मई 1998 पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों में चगाई 1 नाम का ऑपरेशन चलाया। इसमें 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस को अंडरग्राउंड डिटोनेटर के जरिए फोड़ा गया। सिर्फ 2 दिन बाद 30 मई को चगाई 2 भी किया गया, एक और धमाका, सिर्फ यह बताने के लिए कि यह कोई सिंगल यूज कैपेबिलिटी नहीं। इस धमाके के बाद पहाड़ सफेद पड़ गए, लिटरली भी
तो जियोपॉलिटिकल मैप पर अमेरिका, यूरोप, जापान सभी ने पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने फर्ज हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, स्कूलों को छुट्टी दी गई और पाकिस्तान सरकार ने इस दिन को यौम-ए-तकबीर यानी डे ऑफ ग्रेटनेस घोषित कर दी। लेकिन कभी सोचा है अगर कल सुबह किसी एक देश ने भी परमाणु बटन दबा दिया तो कितने लोग जिंदा रहेंगे, कितने लोग मरेंगे और सबसे डरावनी बात, कितने लोग मौत के लिए तरसेंगे। परमाणु युद्ध एक ऐसी तबाही का तूफान है जो कुछ ही सेकंड में एंटायर सिविलाइजेशन को धूल में बदल सकता है। मान लीजिए अगर 300 किलो टन का एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो सिर्फ भारत या पाकिस्तान के किसी एक बड़े शहर पर गिरता है, ये हिरोशिमा से लगभग 20 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। एक अनुमान के अनुसार अगर भारत पाकिस्तान के बीच फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर होता तो 12 से 15 करोड़ लोग पहले कुछ घंटों में ही मर जाते और पूरी दुनिया का तापमान 2 डिग्री से गिर जाता, जिससे ग्लोबल फेमाइन शुरू होगा। क्या होगा उस माँ का जो अपने बच्चे की जली हुई लाश उठाएगी और न मौत आएगी न दवा मिलेगी? क्या होगा उस बच्चे का जो हर इंसान को अपनी आंखों के सामने तलते देखे? यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रॉस और ICAN जैसी संगठन पहले ही कह चुकी है कि देयर इज नो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स पॉसिबल आफ्टर अ न्यूक्लियर वॉर। मतलब एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से जो युद्ध शुरू होगा वो इंसानियत को खत्म करके ही रुकेगा। पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना वह उसे ताकत का प्रतीक लगा हो, पर हकीकत यह है कि ये रास्ता डर, चोरी, चालाकी और तबाही से भरा हुआ है। आज पाकिस्तान के पास करीब 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमी फ्रेजाइल है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और पूरा देश मिलिट्री चला रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इतना बड़ा वेपन किसी ऐसे सिस्टम में ट्रूली सेट है? और ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं है, ये सवाल हर उस देश पर लागू होता है जो अपनी सिक्योरिटी को सिर्फ आर्म्स के भरोसे डिफाइन करता है। क्योंकि जब एक देश दुनिया को डराकर खुद को सेफ महसूस करता हो तो वह असल में खुद से भी डरने लगता है। ये वीडियो नफरत या ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं है, इसका मकसद सोच को बढ़ाना है, ताकि अगली बार जब कोई देश न्यूक्लियर वॉर की बात करे तो हम सिर्फ उसकी कैपेबिलिटी नहीं, उसकी साइकोलॉजी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर एक गलत ट्रिगर दबा तो सिर्फ बॉर्डर्स नहीं जलेंगे, पूरी इंसानियत जलकर प्राप्त हो सकती है।